तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑलरेडी टाइम से 5 मिनट ज़्यादा ही हो गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। वैसे तो ऑलरेडी हमने एक पार्ट इसका कर लिया था, बट आज हम फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, इसलिए फिर से हम इसको रिपीट करते हुए चलेंगे। और इसमें हमको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, वो चीज़ें हमको समझनी चाहिए कि हम डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो हमको इसमें क्या क्या फोकस करना है। सबसे पहले अगर हम उनको फोकस करें कि क्या हम देखेंगे इसमें, तो देखिए, एक तो हमको इसमें देखना पड़ेगा कि आखिर इनकी नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों ये संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल की को देने का मकसद क्या है, क्यों इनको संविधान में दिया गया है, संविधान निर्माताओं ने इनको क्यों दिया है। और अगर दिया है तो फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ अधिकार दिए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी अधिकार कुछ दिए हुए हैं, तो अलग से इनको क्यों दिया गया। क्या इनके साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ इनको मर्ज नहीं किया सकता था, अलग से इनको देने की क्या जरूरत पड़ गई। और अलग से अगर देने की जरूरत पड़ गई है तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस किसके किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डीपीएसपी के बीच में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिसको हमने बहुत ही डिटेल में किया है, एटलीस्ट 10 से 12 लेक्चर में किया, एक एक इशू को कंसीडर किया है। उसमें पंथ निरपेक्षता में क्या होती है, भारत में धर्मांतरण की क्या समस्या है, मीडिया की क्या समस्या है, आधार की क्या समस्या है, हर एक चीजों को हमने उसमें कंसीडर करते हुए उसको किया है। उसको आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर में। ठीक है, और या तो हमारा कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा, जब हम रिपीट करेंगे पॉलिटी को तब देखेंगे। तो एक तो हमको ये देखना है, साथ ही फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बड़ा कौन है, ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है, ये या फिर ये। और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या वर्डिक्ट्स हैं, क्या क्या उनके स्टेटमेंट हैं, वो हमको देखना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप कोई आंसर एग्जाम में लिखते हैं तो वहां पर आपको कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा, और जब आप रेफरेंस देंगे तो आपको क्या लगता है उससे मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, पार्लियामेंट उस पर क्या कहता है। ठीक है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। और अगर कुछ नए विचार उस पर आ रहे हैं तो अगर उसको आपको लिखना है तो उसको आपको सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, या फिर कोई बड़ा लॉ मेकर हो उसका रेफरेंस करना पड़ेगा, या फिर कोई प्रेशर ग्रुप हो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। आप खुद का रेफरेंस वहां पर तो दे नहीं सकते हैं कि आपके, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको आपकी बात में वजन चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा। जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट कह दे रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में एक लकीर बन गई है जो फाइनल है। तो सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट्स पर और डीपीएसपी पर क्या कहना है। फंडामेंटल राइट्स पर तो ऑलरेडी हमने देखा है, लेकिन इन दोनों का जब कंपैरिजन हम करते हैं तो उस हिसाब से ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट इस पे कह रहा होता है। ठीक है, साथ ही कुछ इश्यूज जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो इसका मतलब कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं, वो किस तरीके से हैं। ठीक है, स्टेट की कंडीशन क्या है डीपीएसपी के रिस्पेक्ट में, ये भी हमको इसमें देखना होता है कि राज्य की क्या भूमिका है डीपीएसपी के संबंध में। ठीक है, कानून की क्या भूमिका है वो भी हमको देखना पड़ता है। और इन सब के बाद में इन जो हमारी बेसिक फिलॉसफी है किसकी, डीपीएसपी की, कौन कौन सी विचारधाराएं से प्रभावित है डीपीएसपी, जिसके आधार पर इनके आर्टिकल्स इनके प्रावधानों को दिया गया है, उसको देखेंगे। और इतना करने के बाद में हम अपने आर्टिकल 36 टू 51 को देखेंगे, जहां पर हमको डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। तो इतनी चीजें हमको इसमें कवर करनी पड़ती हैं। ठीक है, इन इन चीजों को हम इसमें देखते हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें हमको इसमें करनी है, एक एक करके हम शुरू करते जाते हैं। तो देखिए, वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं, एक बार इस चीज को आप यहीं पे नोट कर लीजिए कि पार्ट 4 में दिए गए हैं। क्योंकि कई बार जैसे आपको एग्जाम्स में लिस्ट 1 लिस्ट 2 इस तरीके से मैच कराने को आता है। ठीक है,
और यहाँ पे जैसे लिख दिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए डीपीएसपी, थर्ड लिख दिया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फोर्थ लीजिए हमारा सिटीजनशिप। अब ये एक साइड में कॉलम बना दिया, दूसरे साइड में क्या कॉलम बना दिया, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, 4, और आपसे बोल देगा कि आप इनको मैच करिए। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी पड़ती कि किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के क्या चीज दिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जस्ट फंडामेंटल राइट्स के बाद में हमको दिया गया है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 36 से लेकर 41 तक, 36 से लेकर 41 तक के जितने भी प्रावधान हैं अनुच्छेद में हैं, वो सारे किससे रिलेटेड है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स डीपीएसपी से संबंधित है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे, डिटेलिंग भी मिलेगी, लेकिन अभी हम इनको नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर डीपीएसपी है क्या और क्यों इनको संविधान में दिया गया है, ठीक है, क्यों इनको संविधान में दिया गया है। देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने बात की थी व्यक्तिगत अधिकारों की, हर एक इंडिविजुअल के अधिकार, हर एक इंडिविजुअल के अधिकारों की हमने बात की थी। जब अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से हम मुक्त हुए, उसके बाद में हमने क्या देखा कि हम जब अंग्रेजों से आज़ाद हुए, हमारी कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ आज़ादी हमने पाई थी, हम कुछ चाहते थे कि हम करना चाहते थे अपने लिए, क्योंकि सिर्फ फ्रीडम तो हमको मिल गई थी, उपनिवेशिक दास्ता से तो हमको मिल गई थी फ्रीडम। जो अंग्रेजों ने अपना कॉलोनी यहाँ पर बना रखा था, उनकी पॉलिसी मेकिंग चलती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमको आज़ाद कर दिया। लेकिन एज अ इंडियन, एज अ सिटीजन हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए थे, हमको रोजगार चाहिए था, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, हम अपनी इच्छा से कोई काम कर सके। हर एक इंडिविजुअल अपने बारे में क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसको कुछ सुरक्षा चाहिए थी, उसको कुछ अधिकार चाहिए थी। और इन सभी चीजों का, हर एक इंडिविजुअल के अधिकारों का ख्याल रखने का कोशिश किया गया, किसके द्वारा, फंडामेंटल राइट्स में। और फंडामेंटल राइट्स को जब बनाया गया तो ये ध्यान रखा गया कि जब फंडामेंटल राइट्स हैं किसी व्यक्ति के, किसी अधिकार, समाज में जो नागरिक रह रहे हैं, देश में जो नागरिक रह रहे हैं, जब तक उनके पास अधिकार नहीं रहेंगे अपनी पसंद से वोट करने का, पसंद की सरकार चुनने का, अपनी अभिव्यक्ति का, तब तक समाज में डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है, देश में डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है। और इसी कारण से फंडामेंटल राइट्स को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हुए क्या किया गया, इसको एक तरीके से क्या किया गया कि एक कानूनी बाध्यता यहाँ पर दी गई, कानूनी बाध्यता दी गई। और ये कहा गया कि यदि इसमें सरकार कमी या कटौती करने का प्रयास करती है तो कोई भी नागरिक, इंडिविजुअल सीधे कहाँ जा सकता है, देश की सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या स्टेट में हाई कोर्ट में जा सकता है। मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट को ये कह दिया गया है कि आप कभी भी इन अधिकारों में कमी या कटौती नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट कानून बनाकर इनको बढ़ाने का काम तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन कभी भी कमी या कटौती नहीं कर सकती। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए और कहा गया कि इन चीजों को आप नहीं कर सकते, ये व्यक्ति के अधिकार हैं जो उसको एक गरिमामय जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या किया गया, ये वेलफेयर के लिए है। किसके लिए है, वेलफेयर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्या है, समाज के वेलफेयर के लिए। ठीक, कैसे, देखिए इसमें क्या होता है, हम इंडिविजुअल को देख रहे थे, फंडामेंटल राइट्स में हम इंडिविजुअल को देख रहे थे।
लेकिन डीपीएसपी डीपीएसपी में हम पूरी सोसाइटी को देखते हैं, हम पूरी सोसाइटी को देखते हैं। ये हमारा पूरा इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहेगा, ठीक है। नोट्स हमारी इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है कि हिंदी, जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के वो भी कर सकते हैं, ठीक। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, राज्य के कल्याण के लिए है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाएगी, जो भी नीतियां बनाएगी, ठीक है, जो भी पॉलिसीज बनाएगी, जो भी स्कीम्स चलाएगी, उनका मेन मोटिव क्या होगा? उनका मेन मोटिव जो होगा वो सोशल वेलफेयर होगा। सोशल वेलफेयर मीन्स स्टेट का कल्याण, ठीक है। मतलब स्टेट को यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई, स्टेट को यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई और ये कहा गया कि आप जो भी पॉलिसीज बनाएंगे आप इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जिससे पूरे के पूरे सोसाइटी का, उस समुदाय का, पूरे समाज का एक कल्याण हो सके, उनका वेलफेयर हो सके। आप कोई भी इस तरह की कानून नहीं बना देंगे जिससे कि समाज का हित ना हो रहा हो। एक तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, गाइडलाइन दी गई है कि आप ये करिए। स्टेट को क्या कहा गया कि आप इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को बनाइए। मतलब यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है उनको, कुछ टू डू। यहाँ पर डू बोला जा रहा है गवर्नमेंट को और यहाँ पर बोला जा रहा है डोंट डू। मतलब यहाँ पर तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे कि आप इन अधिकारों में कमी या कटौती नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम क्या कह रहे हैं, आप गवर्नमेंट के हित, आप समाज के हित के लिए ऐसी नीतियां बनाइए, ऐसे पॉलिसीज बनाइए जिससे कि पूरे समाज का कल्याण हो सके। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट को करने के लिए कहा जा रहा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है और ये क्या आ रहा है, निगेटिव सेंस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ करने से रोका जा रहा था लेकिन यहाँ पर कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ और नहीं, गाइडलाइंस है। किसके लिए? स्टेट के लिए। किस पर्पस से? किस पर्पस से? तो सोशल वेलफेयर या फिर कह लीजिए स्टेट वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए, ठीक है। और यहीं पर आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में थोड़े से डिफरेंस भी क्या देखने को मिल रहा है। ये किसके लिए हो रहा है? ये एक इंडिविजुअल के अधिकारों की बात करता है, जबकि ये पूरे समाज की बात करता है, पूरी सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। ये पूरे सोसाइटी की बात करता है। यहाँ पर सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप इन इन चीजों को नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ये चीजें आप करेंगे। एक और डिफरेंस है, ठीक है, जो बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस है इसमें। हमने क्या कहा कि यहाँ पर अगर सरकार कमी या कटौती करती है तो आप सीधे कहाँ जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे या हाई कोर्ट जा सकते थे। बट डीपीएसपी, मान लीजिए सरकार इस तरह के पॉलिसी ना बना रही हो कि डीपीएसपी वो पूरी तरह से फॉलो करे, मतलब डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही सरकार, ऐसी पॉलिसीज अगर बना दे रही है, तो उस समय आप क्या न्यायालय में जा सकते हैं, क्या जुडिशरी के पास जा सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं क्या? तो नहीं जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। किसी अधीनस्थ न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मतलब जुडिशरी के पास आप जा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट क्या लॉ के हिसाब से बाउंडेड है कि हाँ ऐसे ही हमको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो डीपीएसपी को फॉलो करे? मतलब नहीं है। ये लॉ की तरफ से बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है, कानूनी बाध्यता यहाँ पर डीपीएसपी में देखने को नहीं मिलती है। कानूनी बाध्यता डीपीएसपी के संबंध में नहीं दी गई है, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इसकी कमी या कटौती अगर करती है सरकार, इसको फॉलो नहीं करती है, तो नागरिक सीधे सीधे कहीं न्यायालय वगैरह में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या हो रहा था, वो जा सक रहे थे। तो इस तरीके से तो हमारी कहानी हो जाती कि डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी किस लिए है, ठीक है। अब जैसे भारत ने अलग अलग देशों से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजों को बोरो किया है, तो भारत ने इसको आयरलैंड से अपनाया। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैच कराने के लिए कौन सा प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिया है, तो
डीपीएसपी का जो हमने प्रिंसिपल लिया है आयरलैंड से लिया है। लेकिन यूपीएससी को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पीछे भी जाता है, बैकग्राउंड में भी जाता है। तो आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया हुआ है। आयरलैंड ने स्वयं इसको कहाँ से अपना रखा है? स्पेन से। ठीक है, आयरलैंड ने स्पेन से ले रखा है, जबकि मूलतः मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ का, बेसिकली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कहाँ का है? ये स्पेन का है। ठीक, जहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पेन में की लाइफस्टाइल को देखेंगे, वहाँ के लोगों को देखेंगे, तो सोसाइटी में बहुत इक्वालिटी वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया किसने? आयरलैंड ने उठाया, आयरलैंड ने से हमने उठाया। तो ये तो बात हो जाती है डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, और डीपीएसपी क्यों दिया गया है उसको अब हमको देखना पड़ता है कि क्यों दिया गया और क्यों इसको कानूनी रूप से बाध्य नहीं बनाया गया। ठीक है, लॉ के हिसाब से इसको बाउंडेशन इस पे क्यों नहीं किया गया उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें जिस समय हम आज़ाद हुए थे 1947, उसकी आप कहानी देखिए, और 1950 तक का समय अगर आप देखते हैं, 1947 और 1950 के समय क्या हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही अच्छी थी? जो कुछ था तो वो तो अंग्रेज तो लूट के गए थे। उसके बाद पार्टीशन भी कर दिया था काफ़ी, ना हमारे पास खाने को ठीक से था, रिसोर्सेस। ठीक है, इंडस्ट्रीज थे नहीं, इंडस्ट्रीज थे नहीं, और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या किसी भी चीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था थी नहीं। सब कुछ क्या होना था? डेवलप होना था, सब कुछ डेवलप होना था। तो लेकिन अगर आपको क्या करना है, एक आपने भले ही इंडिविजुअल को अधिकार दे दिए हैं फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन पूरे के पूरे समाज का, सोसाइटी का, मान लीजिए एक घर में आप रह रहे हैं, आपके पिताजी हैं, भाई हैं, माता जी हैं, मान लीजिए आप बहुत ग्रोथ करते जा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही ग्रोथ करते जा रहे हैं, आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन आपका भाई जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप ऊपर उठते जा रहे हैं, वो नीचे जाता रहा है, तो उस परिवार में ही दूरी बढ़ने लगेगी, उस परिवार में ही एक दूरी बढ़ने लगेगी, कटुता आने लगेगी। तो उससे क्या पूरे परिवार में एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा क्या? कभी नहीं रहेगा। इसीलिए भले ही हम एक इंडिविजुअल को अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अगर एज अ होल में हमको पूरी सोसाइटी को ऊपर उठाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सभी के बीच में एक इक्वालिटी लानी पड़ेगी, सभी को बराबर संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। हर कुछ ऐसी बेसिक नीड्स होंगी जो सभी के पास उपलब्ध हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वृद्ध हों, हर किसी को कुछ आवश्यकताएं जो उनकी हो रही हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी एज अ होल में पूरी सोसाइटी डेवलप कर पाएगी। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक के लिए, किसी भी रिपब्लिक के लिए, या फिर किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए। और इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी के वेलफेयर की बात की गई और डीपीएसपी का प्रावधान डाला गया, लेकिन इसको कानूनी बाध्यता नहीं दी गई। कानूनी बाध्यता क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये बेसिक रीजन थे हमारे। अगर मान लीजिए हम ये कानूनी बाध्यता स्टेट को कह देते कि मान लीजिए कि आपको ऐसे कानून बनाने हैं कि जो आपके यहाँ मान लीजिए 50 लोग को आपको भोजन उपलब्ध कराना है, 50 लोग को, और वो देना ही देना है। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ क्या थी? हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, इतनी रिसोर्सेज ही नहीं थे कि हम 50 लोग को दे सकें। तो मान लीजिए 30 को ही दे सकते हैं, 30 लोग को ही फूड दे सकते हैं, 50 को तो दे नहीं सकते, हमारे पास उतना संसाधन ही नहीं है। तो अगर हम कानूनी रूप से इसको बाध्य कर दें तो क्या स्टेट इसको कर पाएगा? फुलफिल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो रिसोर्स ही नहीं, तो बेचारा करे कहाँ से? तो इसीलिए इसको कानूनी बाध्यता नहीं देते हुए कहा गया कि आप इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब भले आप 50 को खाना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपकी पॉलिसीज ऐसी होंगी, ऐसे दिशा निर्देश आपके लिए हैं कि आप उस तरह की स्कीम्स चलाइए कि वो इस दिशा में हो कि 50 लोग को फूड मिल सके, जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसको फूड मिल सके, उसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर भले आपके पास रिसोर्सेज वगैरह नहीं हैं, लेकिन उसका बंटवारा आप इस तरह से करेंगे, आप इस तरीके की स्कीम्स चलाएंगे कि सोसाइटी में हर किसी को बराबर का मौका मिले, हर किसी के पास संसाधन पहुंच सके। अगर अभी आपके पास में नहीं है, फ्यूचर में आएगा,
तो फ्यूचर में आप उसको पहुंचा सकें। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया गया, कानूनी रूप से बाध्य नहीं बनाया गया, क्योंकि उस समय की सरकारें जो हैं, राज्य जो हैं, उतने सक्षम नहीं थे संसाधनों के दृष्टि से। और साथ ही समाज में 1950 का सोसाइटी कुछ और था, 1975 का सोसाइटी कुछ और था, 1990 का सोसाइटी कुछ और था, 2020 का सोसाइटी कुछ और था। कभी रफ़ी के गाने चलते थे, कभी कुमार सानू के आ गए, तो कभी हनी सिंह के आ गए। तो सोसाइटी में भी तो चेंजेस आ रहे हैं, तो पॉलिसीज में भी तो उसी हिसाब से परिवर्तन आते जाएंगे। ठीक है, पॉलिसीज में उसी हिसाब से परिवर्तन है, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, वेलफेयर करना है और उस समय के अकॉर्डिंग करना है। आप 90-50 के अकॉर्डिंग का कानून तो बना नहीं सकते कानूनी रूप से बाध्य होके। अगर आपको कानूनी रूप से उस समय बाध्य कर दिया गया होता कि आप ऐसे ही कानून बनाएंगे, तो पिछले 70-75 सालों में तो सोसाइटी बदल चुकी है। तो हमको आज के अकॉर्डिंग करना है, तो वो कानून क्या होते, वो नियम क्या होते, वो पॉलिसीज क्या होती, अब्सोल्यूट हो चुकी होती, उनका कोई नीड ही नहीं रह जाता। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न था, क्योंकि फ्यूचर में कई बार क्या होना है, चीज़ों को बदलना है, समाज परिवर्तनशील है, तो इसलिए भी इनको क्या किया गया, कानूनी रूप से बाध्य नहीं बनाया गया। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं और क्यों दिए हैं, और कानूनी रूप से बाध्य क्यों नहीं है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल जाते हैं। अब इसमें शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। The makers of our constitution knew the independent India was going to face many challenges. Foremost among these was the challenges to bring about equality and well-being of the citizens. They also thought that certain policy directions were required for handling these problems. At the same time, the constitution did not want future governments to be bound by certain policy decisions. Therefore, some guidelines were incorporated in the constitution, but they were not made legally enforceable. This means that if a government did not implement a particular guideline, we cannot go to the court asking the court to instruct the government to implement that policy. Thus, these guidelines are non-justiciable part of constitution that cannot be enforced by the judiciary. Those who framed our constitution thought that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously. Besides, they expected that the people would also hold the government responsible for implementing these directives. So a separative list of policies guidelines is included in the constitution. The list of these guidelines is called डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। अभी हमने जितनी बातें की वही की वही सारी इसमें दी हुई हैं। ठीक है, हमने जितनी अभी बातें की ना, सब वही सारी तो आपको इसमें देखने को मिल रही हैं। एक एक करके अगर आप देखते जाएं, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं जिससे आपको यहाँ पर समझाया जा सके, फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए चीज़ों को, जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको। ठीक है, इन यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ सारे एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, इसलिए आप कोई भी डाउट नहीं करिए इन पे, यही सबसे फाइनल माने जाएंगे, कोई भी डाउट आपके माइंड में अगर आता है तो। ठीक है, तो अगर आपको लक्ष्मीकांत वगैरह तो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट क्या मानती है, तो ज़्यादातर फोकस किस पे रहता है कि हमारी एनसीईआरटी को ही सही माना जाता है। ठीक, तो पहले हमने क्या कहा, इक्वालिटी एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन्स, आ गया ना कॉन्सेप्ट जो हमने कहा। ठीक है, सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शंस वाज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम्स, जितनी भी उस समय समस्याएं थी, फ्यूचर गवर्नमेंट जो है उनको बाउंड भी नहीं करना चाहती थी। ठीक, और साथ में क्या है, नॉट मेड लीगल, क्यों ये गाइडलाइंस क्या है, लीगली बाउंडेड नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, आप सीधे सीधे कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं, तो ये नॉन जस्टिसेबल हैं। ठीक है, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द जुडिशरी, जुडिशरी इस पे कुछ मतलब जबरदस्ती का अपने कानून नहीं बना सकती है।
who framed our constitution thought that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously। मतलब कानून बनाते समय इन चीजों को सीरियसली, गंभीरता से लेते हुए सरकार कानून बनाएगी। They expected that the people would also hold the government responsible for implementing the directive. So a separate list of policy guidelines is included in the constitution। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या होता है? एक गाइडलाइंस है, किसके लिए? स्टेट के लिए, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट क्या करेगा? अपनी पॉलिसीज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी क्या हो जाती है डीपीएसपी की। डीपीएसपी क्या होता है और कैसे और क्यों दिया गया है। ठीक है, और कुछ लोगों के इस पे विचार थे, जैसे अंबेडकर जी का ये कहना था कि जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ करता था, उसमें क्या होता था? गवर्नर की साइड से एक तरीके से क्या होता था, स्टेट्स के जो राज्यपाल वगैरह होते थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो एक दिशा निर्देश देता था उसकी काउंसिल की तरफ से कि आप इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मतलब एक तरीके से एक सलाह परिषद हुआ करती थी जो ये कहती थी कि आप जब भी कानून का निर्माण करिए तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये डीपीएसपी भी एक तरीके से सलाह है। लेकिन केटी शाह जो एक प्रोफेसर हुआ करते थे और किसान प्रजा पार्टी के नेता भी थे, इनका ये मानना था कि अगर आप इसको लॉ की तरफ से आप फोर्स नहीं कर रहे हैं, कानूनी रूप से आप बाध्य नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि सरकारें इसको पॉलिसीज बनाएंगी नहीं। यदि उनको पता है कि कानूनी बाध्यता नहीं है, न्यायालय इस पे कुछ नहीं करना है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। ये एक ऐसा चेक होगा जो बिना कानूनी बाध्यता के यूज ही नहीं होगा। आप भले ही कितना दिशा निर्देश दे दें, लेकिन राज्य अपने अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। इसलिए उनका ये मानना था कि ये सारी चीजें जो हमारी हैं, ये पूरी तरह से फॉलो नहीं हो सकती हैं अगर आप इसी कानूनी बाध्यता नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो मत यहाँ पर निकल के आते हैं। एक का कहना था कि डीपीएसपी में कानूनी बाध्यता होनी चाहिए, एक का कहना था डीपीएसपी में कानूनी बाध्यता नहीं होनी चाहिए थी। खैर, वो उस समय के विचार थे। अल्टीमेटली फाइनल क्या हुआ कि कानूनी बाध्यता नहीं दी गई। अब बात करते हैं कि डीपीएसपी के पीछे की फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। पीएसपी के पीछे की फिलॉसफी, दर्शन क्या है? तो टोटल 3 थिंकिंग से प्रभावित है ये। एक है हमारा समाजवाद, सोशलिज्म की विचारधारा। दूसरी हमारी गांधीवादी थिंकिंग, गांधीयन थिंकिंग। और तीसरा हमारा रेशनल थिंकिंग, तार्किक विचारधारा। कैसे, क्यों? देखिए, हमारी जो संविधान सभा थी उसमें ज्यादातर कौन लोग थे? लॉयर ही थे। और इसमें से ये जो लॉयर थे ज्यादातर कहाँ के पढ़े हुए थे? यूके वगैरह में पढ़े हुए थे। और जो 2 सबसे मेन इसमें लीडर हुआ करते थे, कौन से थे? एक हमारे अंबेडकर जी थे और दूसरे हमारे कौन से थे? दूसरे हमारे थे पंडित नेहरू जी, पंडित नेहरू। और इन दोनों के ऊपर ही समाजवाद का गहरा प्रभाव था, सोशलिज्म का गहरा प्रभाव था। ठीक है, आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां भी 2 ग्रुप कांग्रेस के अंदर बने हुए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जो थे वो समाजवाद के पक्षधर थे, लेकिन गांधी जी के विचार उनसे इतने सहमत इस पक्ष पे नहीं रहते थे, क्योंकि समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेंटर से आप सारी चीजों को यहाँ पर पहुंचाइए स्टेट तक में। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे तक का एक विचारधारा थी कि सब कुछ समाज सरकार करेगा, सरकार अपने हिस्से में रखेगा चीजों को, सरकार डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है। ठीक है, और सरकार की इसमें पूरी जिम्मेदारी होना चाहिए। लेकिन गांधी जी का क्या कहना था? गांधी जी का मानना था कि सरकार अगर ये सब कर रही है तो ये भी फ्यूचर में पॉसिबल है कि सरकार जो है वो तानाशाह की तरह से बिहेव करने लगे, सरकार समाज के हित को ध्यान में रखे। और इसीलिए उनका कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री वाली जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन से जो आयातित है उस पर उनका पूरा विचार नहीं था। वो बॉटम टू टॉप अप्रोच में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि पहले आपको अपने गांवों को मजबूत करना होगा, ग्राम
उद्योग, ग्रामीण इंडस्ट्रीज को मजबूत करना पड़ेगा, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, तब आप अपने देश का पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ ही कुछ रेशनल थिंकिंग जैसे इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए। आप अपने संविधान, आपने जो जैसे कुछ पशु वगैरह हैं उनकी आप हत्या नहीं करेंगे। जनरल थिंकिंग होनी चाहिए कि ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट, जुडिशरी और विधायिका के बीच में अलगाव होना चाहिए, तो इस तरह की कुछ रेशनल थिंकिंग थी। और इन तीनों ही चीज़ों को समाहित किया गया हमारे डीपीएसपी में, क्योंकि समाज के निर्माता संविधान निर्माता जो थे वो तो इसके प्रभावित थे, तो इसके कॉन्सेप्ट तो आने ही आने थे। लेकिन बिना गांधी जी के विचारों का क्या कुछ संभव था? वो तो संभव ही नहीं था। तो गांधी जी के थिंकिंग भी इसमें समाहित होती है, और इंटरनेशनल रूप में देखा जाए तो इन कॉन्सेप्ट्स को भी इसमें आना था। तो बेसिक फिलॉसफी सोशलिज्म, गांधीयन थॉट और रेशनलिस्ट थॉट, इन तीनों से, रेशनल थॉट से प्रभावित है, ठीक है। समाजवाद, गांधीवाद और तार्किकता की विचारधारा से प्रभावित है। अब समाजवाद की क्या कॉन्सेप्ट से प्रभावित है, गांधीवाद के किस कॉन्सेप्ट से प्रभावित है, उनको भी हमको इसमें देखना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। सारी चीज देखिए, समाजवादी सिद्धांत के ऊपर हमारे कुछ जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल्स को हम बाद में कर रहे हैं, हम पहले समझ रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेसिक। आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, 39A, 41, 42, 43, ये हमारे जो आर्टिकल हैं समाजवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। 40, 43, 46, 47, 48 ये हमारे किस पे हैं? गांधीयन थॉट पर आधारित हैं। और विवेकशील या लिबरल कह लीजिए 44, 40 एक समान नागरिक संहिता हो गई, बालकों के लिए शिक्षा हो गई, पर्यावरण सुरक्षा हो गया, विधायिका और न्यायपालिका में अलगाव हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना हो गया, ये सारी चीजें जैसी होती हैं ये विवेकशीलता में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे जो 36 से लेकर 51 तक के हमारे आर्टिकल हैं उन इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ आर्टिकल समाजवादी सिद्धांत लिए हुए हैं, सोशलिस्ट थिंकिंग लिए हुए हैं, कुछ गांधीयन थिंकिंग लिए हुए हैं, कुछ तार्किकता थिंकिंग लिए हुए हैं। तो इस तरीके से उनका डिवीजन किया गया है। लेकिन जो हमारी सोशलिज्म थिंकिंग है, समाजवादी थिंकिंग है, उसका प्रभाव कहीं ज्यादा रह गया है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जैसे जब संविधान का निर्माण हो रहा था उनमें तो निर्माता जो थे वो भी समाजवाद की थिंकिंग, सोशलिज्म की थिंकिंग से प्रभावित थे। दूसरा, सबसे बड़ी चीज, नेहरू जी की क्या थिंकिंग थी? नेहरू जी यूएसएसआर के समाजवाद से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी नीतियों को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जो समाजवाद को आगे बढ़ाती थी। उन्होंने प्लानिंग कमीशन का गठन किया। प्लानिंग कमीशन का जो नियोजन आयोग का जो उन्होंने गठन किया 1951 में, वो किस आधार पर किया? यूएसएसआर के समाजवाद से ही प्रभावित होकर किया। और आपको याद होगा कि 2014 में जब लाल किले से मोदी जी ने घोषणा की कि नीति आयोग ले आएंगे, उससे पहले तक प्लानिंग के सारे काम स्टेट्स वगैरह में, सेंटर में कौन देखता था? ये प्लानिंग कमीशन ही देखती थी। और ये प्लानिंग कमीशन सोशलिज्म से प्रभावित थी। तो इसका मतलब जो भी विचारधाराएं, जो भी पॉलिसीज बन रही होंगी वो इसी आधार पे बन रही होगी, सोशलिज्म समाजवाद की विचारधारा से बन रही होंगी। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आती हैं, इंदिरा जी की भी यही विचारधारा थी समाजवाद को लेकर ही, उनके साथ ही, ठीक है। तो कुल मिलाकर देश के स्टार्टिंग के 25 ईयर्स लगभग आप पूरा अगर ले लीजिए, 30 ईयर्स पूरा ले लीजिए, तो समाजवाद से प्रभावित सरकार रही सेंटर में। प्लानिंग कमीशन 2014 तक ऐसा ही चलता रहा जो सोशलिज्म की विचारधारा से प्रभावित है। इसी कारण से अगर आप देखेंगे इंडिया में पूरे डीपीएसपी के प्रिंसिपल को लागू करने के बाद अगर जहाँ तक आती है, या पॉलिसीज मेकिंग की बात जहाँ तक आती है, उसमें जो सोशलिज्म थिंकिंग है, समाजवाद की थिंकिंग है, उसका प्रभाव कहीं अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में? गांधीयन थॉट के, या फिर तार्किकतावादी या उदारवादी विचारों के, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाता है? तार्किकतावादी या विवेकशील विचार, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण जैसे हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो हो गई, ये सारी चीजें क्या, इंटरनेशनल पीस, ये सब चीजें तो बना के रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इनके बिना तो चल नहीं सकता है चीजों को। तो सबसे पहले क्या रखा गया? समाजवाद आया है। दूसरे नंबर पे हमारा उदारवादी विचार आए हैं। और गांधी जी की थिंकिंग जो पहले नंबर पे होनी चाहिए थी, वो कहाँ पर चली गई है? तीसरे नंबर तक
इतने सालों में, लेकिन धीरे धीरे समय ने परिवर्तन लिया। गांधी जी की थिंकिंग को हमने आर्टिकल 40 में दे दिया कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस पंचायती राज व्यवस्था का डिटेलिंग करने में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान बनाने में हमने कितने साल लगा दिए? टोटल 43 ईयर्स लगा दिए। 50 में संविधान के आने के बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट को आने में 1993 से 1994 तक का समय लग गया। ठीक है, मतलब अपनी ग्रामीण अवसंरचना को या फिर कहें ग्रामीण पंचायत को मजबूत करने में हमने इतने साल लगा दिए। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि हमारी जो विचारधारा थी, हमने अपने संविधान के निर्माण में, अपनी पॉलिसी मेकिंग में गांधीयन थॉट को कहीं पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि गांधीयन थॉट एक धार्मिकता आधारित था। एक अगर कहें कि इनका थिंकिंग जो था वो पूरी तरह से धार्मिक भी था, जिसमें भले ही कोई धर्म आगे बड़ा छोटा नहीं था, लेकिन उनके विचार इस प्रकार से थे कि आप टॉप टू बॉटम पर चलिए, आप सेंटर से ही सब कुछ देने का प्रयास न करिए, बल्कि ग्रामीणों को आप ऊपर उठाइए कि वो खुद अपने आप में कुछ करने के सक्षम हो। आज अगर जैसे आप स्किल इंडिया कैंपेन चलाया गया, ठीक है, स्कीम चलाई गई, मेक इन इंडिया कैंपेन चलाई गई, ठीक है, और पहले अटल बिहारी, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने क्या किया कि सेंटर से सीधे सीधे ग्रामीण पंचायतों को पैसे देने शुरू किए। तो वो सब क्या हो रहा है? ये सब धीरे धीरे गांधीवादी दर्शन को ही मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो भले स्टार्टिंग में नहीं किया गया, लेकिन आज हमको ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं हमको गांधीयन थॉट को शुरू से ही अडॉप्ट करना चाहिए था। शायद उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है नेहरू जी की जो थिंकिंग रही हो, लेकिन कहीं पॉलिसी मेकिंग हो सकता है कि हमने मिसजज किया हो, वो अपनी जगह एक विचार का विषय है। लेकिन आज के समय में सरकारें इस चीज़ को समझ रही हैं कि अगर आपको रियल डेवलपमेंट चाहिए तो गांधीवादी दर्शन, गांधी की फिलॉसफी से आप हट नहीं सकते हैं। और आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे निकल कर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट में ये ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, उनके जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में एनालाइज करते हुए आंसर को लिखना होता है, ठीक है, और बिना निगेटिव गए हुए। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा। ठीक, तो चाहे नीति आयोग जब लाया गया, नीति आयोग के आने के बाद में जैसे प्लानिंग कमीशन जब हुआ करती थी, तो उस पर अक्सर ये आरोप लगा करते थे कि वो सेंटर की तरफ बायस्ड है। ठीक है, लेकिन नीति आयोग जब लाया गया तो उसको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाया गया कि इस तरह की जो सेंटर बायसनेस है वो खत्म हो सके, मतलब हर किसी को ऊपर बढ़ने का मौका मिल सके। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम गांधीयन थिंकिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो गांधीवादी दर्शन का आधार आध्यात्मिकता, धार्मिकता था, जबकि इस पर अधिक बल नहीं दिया गया है। अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा पाश्चात्य राज्य की अवधारणा से अधिक प्रभावित रही, जिसमें विज्ञानवादी, उदारवादी, भौतिकवादी विचारों को मान्यता दी गई है। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रावधान हैं उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ जो हमारे बेसिक आर्टिकल्स हैं उनको हम देख लेते हैं, और क्या क्या चीजें दी गई हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंस भी हम बाद में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी। पहले हम आर्टिकल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे एक आपको देखिए हमारे गोल क्या था? वेलफेयर ऑफ पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब आप ध्यान देंगे तो यही सारी चीजें तो हमारी प्रीएम्बल में दी हुई थी, प्रस्तावना में हमको यही सारी चीजें तो दे रखी हैं। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के कल्याण की बात, ये सब कहाँ पे थी? प्रीएम्बल में थी ना। तो प्रीएम्बल के लक्ष्यों को जो पूरा करने का प्रयास किया गया है वो डीपीएसपी के द्वारा किया गया है। इसीलिए जब आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लेते हैं, डीपीएसपी को पढ़ लेते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज को पढ़ लेते हैं, तब आपको समझ में आता है कि प्रीएम्बल कितना बड़ा सार है हमारे संविधान का। तब आप उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस समझ के पाते हैं कि कुछ लाइंस में ही हमारे किस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समाहित कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही हमारे गोल क्या है इसकी तरह? रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बंटवारा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। ये सारे हमारे किसके गोल हैं? डीपीएसपी के गोल हैं, जिसको लक्ष्य लेकर आर्टिकल्स का निर्माण किया गया। पॉलिसीज जो बनाई जाएंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर,
प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ग्रामीण उद्योग को यहाँ पर हम बढ़ावा दे रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, आप देखिए यहाँ पर आजकल कैटल वगैरह के लिए कई बार विवाद हो जाते हैं, चुनावी मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन संविधान में प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल है। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत है, ये सारे प्रावधान, इन सारे पॉलिसीज की बात की गई है जो हमारे डीपीएसपी में होने चाहिए, ठीक है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि गांधीयन थॉट से प्रभावित हैं। नॉन जस्टिसेबल राइट्स, एडिक्वेट लिवलीहुड, सभी को जीविका के बराबर अधिकार इस तरह से मिलने चाहिए, बराबर पूरे अधिकार मिले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक रूप से शोषण से सुरक्षा। राइट टू वर्क, कार्य करने की, रोजगार की स्वतंत्रता। अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चों की सुरक्षा, केयर करना, देखभाल करना। एजुकेशन टू चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6, ठीक है, 6 to 14 होगा वैसे ही उसमें, ठीक है। आगे तो इस तरीके से दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को। अब हम क्या देखते हैं कि 36 to 51 में हमको क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले 36 क्या कहता है, 36 हमको डेफिनेशन देता है किसकी, कि यहाँ पर स्टेट वर्ड जो लिया गया है वो किसको माना जाएगा। तो स्टेट वर्ड वो माना जाएगा जो हमने पार्ट 3 में, मतलब फंडामेंटल राइट्स को जब शुरू किया था तो वहाँ पे आर्टिकल 12 जो हमने देखा था, वहाँ पे जो स्टेट की डेफिनेशन है वही स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पर मानी जाएगी डीपीएसपी के लिए भी। तो 36 आपको यही बताता है। इन दिस पार्ट, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as the in part 3, मतलब article 12 में। 37 application of the principle contained in the part के विषय में बताया गया। The provision contained in the part shall not be enforceable by the court, shall not be enforceable by the court मतलब न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं इसके विरुद्ध में। But the principle there laid down the are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws, मतलब भले ही आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन स्टेट को इन लॉ मेकिंग करते समय, पॉलिसीज के निर्माण करते समय इनको फॉलो करना चाहिए, ऐसा इसको बताया गया 37 में। तो हमने कानूनी बाध्यता जो नहीं है जो बात की वो 37 में मेंशन किया गया है, ठीक है, 37 में मेंशन कर दिया गया है। 38 क्या कहता है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशनल वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लोगों के कल्याण की बात करता है जो हमने अब तक बात की। कैसे करता है, द स्टेट shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may social order in with justice, social, economical and political, shall inform all the institution of the national life, मतलब लोगों को सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता और एक तरीके से सुरक्षा देने का प्रयास करेगी कौन, राज्य करेगी अपनी नीतियों के द्वारा, ऐसा डीपीएसपी में कहा गया, ठीक है, मतलब किसके कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, आय में जो इनइक्वालिटीज है, जैसे आज मान लीजिए आप अंबानी, अडानी की बात करते हैं, ठीक है, ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास टैक्स देता ही जो नीचे चला जा रहा है, एक लोअर तबका है जो नीचे चला जा रहा है, तो मतलब दोनों के बीच में काफी डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है ना। भले, लेकिन हमने संविधान में इस तरह की पॉलिसी बनाई है कि जब भी सरकारें नीति बनाएंगी, ये जो इनकम की इनइक्वालिटी है वो ना रहेगी, वो बिल्कुल ना रहे। जो स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज हैं वो सभी को बराबर मिले, ऐसा ना हो कि किसी को अधिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, ठीक है। नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंगस्ट ग्रुप ऑफ पीपल रेसिडिंग इन डिफरेंट एरियाज और इंगेज्ड इन डिफरेंट लोकेशंस, मतलब हर जगह पे जितने भी लोग रह रहे हैं सबको समाज में बराबर आगे बढ़ने का मौका मिले, इस तरीके के प्रयास राज्य की तरफ से किए जाएंगे। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर, ये सारे हमारे 38 में दिए हुए थे, ठीक है। डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड that the citizen, men and women equally have the right to adequate means of livelihood,
आजीविका के लिए सभी को बराबर, चाहे सभी नागरिकों, व्यक्तियों, महिलाओं को बराबर अधिकार मिलेंगे अपनी जीविका को जीने के लिए। Ownership and control of material resources of community are so distributed at best to serve the common good. रिसोर्सेस का सकेंद्रीकरण नहीं होना पड़ेगा, रिसोर्सेस का एक जगह पे एकत्रीकरण नहीं हो पाए, मतलब सारी के सारे संसाधन किसी एक के पास न होने पाए। ठीक है, जैसे पहले जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी, तो यहाँ पर क्या होता था, लैंडलॉर्ड लोग पास पूरी लैंड थी, तो फार्मर्स को कृषि के लिए क्षेत्र नहीं मिलते थे। ठीक है, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए प्लेस नहीं मिल पाता था, तो इसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया कानून बनाकर। तो ओवरऑल में क्या किया गया कि इस तरीके की ओनरशिप, मटेरियल रिसोर्सेज का बंटवारा, संसाधनों का बंटवारा सरकार उचित तरीके से करेगी कि सभी तक पहुंचो, किसी एक के पास वो ना रहे। The operation of economic system does not result in the concern of wealth and means of production of common detriment, and though there is equal pay for equal work for both men and women, मतलब महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने डीपीएसपी के 38, 39 तक देखा। ठीक है, उसके बाद में 39 में ही 39F में चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटीज दी गई है कि डेवलप इन हेल्दी मैनर। देखिए, स्वास्थ्य की जो हमने बात की थी, यहाँ पर बालकों के स्वास्थ्य की बात की गई कि उनका विकास इस तरीके से किया जाए कि वो हेल्दी मैनर में उनका विकास हो, उनकी डिग्निटी बनी रहे। ठीक है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वुमेन, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू इंटर एवोकेशन इंस्टीट्यूटेड एट देयर एज ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब हम महिलाओं, पुरुष और बालकों को क्या करेंगे, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी आवश्यकताएं होंगी उसको प्रोवाइड कराएंगे, और स्टेट ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करेगी, ठीक है, कि हेल्थ को स्ट्रेंथन करे, लोगों की स्वास्थ्य को बना के रखे। ये सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए। ये हमारा डीपीएसपी का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने देखा क्या है, क्यों है, लॉ अबैडिंग क्यों नहीं है, ठीक है, और किस तरीके से जो थिंकिंग थी वो क्या क्या थी वो हमने देखा, और उसके बाद में हमने 36 to 39 देखा। नेक्स्ट हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे और गवर्नेंस का भी टॉपिक करेंगे। आप में से जो लोग गवर्नेंस में नहीं जुड़े हैं उसको गवर्नेंस का भी सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, गवर्नेंस के वीडियोस भी देखिए, लेक्चर करिए, क्योंकि पॉलिटी का ही एक्सटेंशन गवर्नेंस है, उसके कई पार्ट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम इतने पे रखते हैं। ठीक, थैंक यू।